कई बच्चे 24 साल, 25 साल, 26 साल की एज में हैं और वो जॉब नहीं कर रहे हैं अभी। वो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या वो इम्पैक्ट करता है इंटरव्यूइंग ऑफ़िसर के सामने कि भई ये जॉब नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है और उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी जो अभी जॉब कर रहा है? तो आपका रिटर्न में भी नहीं हुआ है और आप 4 साल से कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तब मेरे को ये ज़हन में ज़रूर आएगा कि आप बहुत केयरफ्री हैं, आप केयरलेस हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, आप फ़ोकस्ड नहीं हैं, आप डिटरमिन्ड नहीं हैं, आपका डेडिकेशन कम है। इंटरव्यू का ड्यूरेशन जनरली स्टैंडर्ड 45 मिनट्स अप्रॉक्स होता है। बिल्कुल। बट सर किसी केसेस में हमने देखा है कई बार इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चल जाता है और किसी केस में 20 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तो तो ये क्यों मैं ऐसा क्यों होता है सर? आपको दोनों के रीज़न समझाता हूँ। अगर इंटरव्यू लंबा चला है, एक बात तो ज़रूर तय है कि वो जो बंदा है, इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट उसमें आया है। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आपका एसडी होता है, तो मैं आपको जी। क्लियर करके ऐसा कुछ नहीं है। आपका एसडी इंटरव्यूअर के पास नहीं होता है। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं कमांडेंट राजीव रंजन सर जो कि एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं। Hello everyone, very good afternoon to you. I was in Indian Coast Guard and then I was an interviewing officer. I was trained at Defense Institute of Psychological Research. Then मेरी practical training हुई थी Air Force Selection Boards में और where I have been an interviewer for Coast Guard Selection Board for about 3 years. In that, I have done a lot of interviews, and after that, as you might be knowing already, I have been training people for getting recommended in SSBs. So thank you, Swapnil, for giving me this opportunity. And मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने लगभग 2500 yes, इंटरव्यूज लिए हैं अभी तक। yes, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये सारे सर सिलेक्शन बोर्ड्स में ही आपके इंटरव्यू हुए हैं अभी तक? सिलेक्शन बोर्ड में भी हुए हैं। उसके अलावा भी जब से मैंने रिटायरमेंट लिया है, वीआरएस लिया मैंने आफ्टर 25 इयर्स ऑफ सर्विस, तो उसके बाद मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू किया। उसमें से काफ़ी बच्चे रिकमेंड भी हुए हैं और आई टीच पीपल फॉर एसएसबी ऑन द ऑल डायमेंशंस। सो ये सब मिला-जुला है। ओके, ग्रेट, गुड टू हियर दैट सर। तो थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा जैसे ही मतलब इंटरव्यू की बात आती है, तो हर कैंडिडेट के अंदर ना थोड़ा-सा एक नर्वसनेस आने लगती है। मैं भी जब इंटरव्यू मैंने दिया था जब सिलेक्शन बोर्ड में, तब इंटरव्यू रूम के बाहर जब हम बैठते हैं, तो वो जो दिल की धड़कनें होती है ना सर, वो बहुत तेज़ होने लग जाती है आने से पहले। वो नर्वसनेस, वो फ़ियर सबके अंदर रहता है। या ये बहुत सही बात आपने बोली कि एक डर रहता ही है। परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि क्या डर नहीं रहेगा? डर तो रहेगा। कोई भी इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए अगर जा रहा है, खासकर उसका ये पैशन रहा है। जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो 10वीं बार, 11वीं बार, 18वीं बार, 19वीं बार, 22वीं बार जो आ रहे हैं लड़के, बहुत पैशनेट हैं ये और कहीं न कहीं काम कर रहे होते तो भी आते हैं। तो वो पैशन जब आपका बहुत क्लोज़ है, आप क्लोज़ हैं और आप जान रहे हैं कि अब आपको जाना है, तो डर तो लगेगा। तो ऋतिक रोशन साहब की बात मुझे याद आती है कि गला सबका सूखता है और डर सबको लगता है। ये नेचुरल है, तो हाँ, नर्वसनेस हाँ, हाँ। होगी थोड़ी बहुत, आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इसको मान लें कि ये होगा। आप इस पे काम मत करें कि मेरे को नर्वसनेस मत हो। आप इस पे काम करें कि मैं कैसे इस नर्वसनेस को दिखाऊँ नहीं। The point is not ओके, to show it. And I'm telling you, it is a proven fact psychologically कि आप अगर चाहें, तो आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं। आप अंदर से बहुत परेशान हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत उथल-पुथल होगी, परंतु आपको दिखाना नहीं है, नर्वसनेस होगी, उसको मानिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको समझ लीजिए कि ये सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है, डर लगेगा ही लगेगा। मैं भी अगर मान लीजिए किसी इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, मुझे भी डर लगेगा, सबको डर लगेगा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, दिखाइए मत, मेरी मानिए, आप इस पे काम करेंगे ना जल्दी काम हो जाएगा। आप अगर इस पे काम करेंगे, मैं नर्वस ना हूँ, शायद कभी काम ना हो। ओके। तो या सर कैसे मतलब क्या हम करें कि जिससे ये सामने वाले को दिखे ना, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिखे ना? कुछ आप स्टेप्स बता सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स? प्रैक्टिकल स्टेप्स में हम ये देख सकते हैं कि ये चीज़ पे आप ज़्यादा ना फ़ोकस करते हुए कि मुझे डर लग रहा है, एक बार जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, आपका फ़ोकस इससे निकल जाएगा।
अब आप फ़ोकस किस पे कीजिए? फ़ोकस उन चीज़ों पे कीजिए जिसके बारे में आपसे सवाल किए जाने वाले हैं। क्या सवाल किए जाने वाले हैं मेजॉरिटी में? आप अगर इंटरव्यू का पैटर्न देखेंगे वो चेंज नहीं हुआ है, ना होगा, ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। आप किस पे फ़ोकस करें? जी, जी। आप उस चीज़ पे फ़ोकस करें, आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? वहाँ पे आपका रोल कैसा है? आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें, आपके दोस्त कौन हैं? क्यों वो दोस्त आपके ख़ास हैं? आप इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आपके नेबर्स कौन हैं? आपके घर में क्या है? आप किससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं? आप इस चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं कि आप कैसे अपने पैसे को खर्च करते हैं या आप कितनी पॉकेट मनी लेते हैं। आप इस चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं कि मालदीव्स ने इंडिया के साथ क्या रिलेशंस में उथल-पुथल की है और इंडिया ने उसके साथ क्या व्यवहार किया है। कई चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आपका दिमाग अपने आप डेवलप होगा। ये चीज़ आप मान के चलिए। अगर आप इसी डर पे फ़ोकस करते रहेंगे, आपका दिमाग जो है इसी में ही रहेगा। आप आउटवर्ड चलिए, आपकी पर्सनैलिटी पे सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने एजुकेशन के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि ये सब सवाल पूछे जाने वाले हैं आपके दोस्तों के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में। इन चीज़ों के बारे में सोचिए और नेचुरल रखिए और बहुत खूबसूरत एक बात प्रियंका चोपड़ा ने कही थी उनका एक वीडियो है बड़ा फेमस, वेयर योर कॉन्फिडेंस विद स्माइल। तो डर लगेगा, परंतु अपने चेहरे पे एक मुस्कान और कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए। बस एक बार आपने अगर अपना डर दिखाया, यकीन जानिए आप बैक फुट पे जाएँगे और आप बैक फुट पे ही रहेंगे और फिर ओके। पूरा इंटरव्यू बैक फुट पे चलेगा और आप शायद फिर फ्रंट फुट पे आ ही ना पाएँ। तो ये चीज़ का ख़्याल रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपने मन को समझाइए कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू इज़ अ वेरी नॉर्मल, नेचुरल थिंग। It is not something, out of the world that is happening to you. It has never happened to you. It has happened with everyone. There are people who are recommended 5 times. Even then, when they are going for the 6th time, they will be as nervous. So it is राइट, राइट, राइट। sacrosanct thing. तो मतलब सबके साथ ये नर्वसनेस होती है, हमें बस उसे कंट्रोल करना, उसे शो नहीं करना वहाँ पे। बिल्कुल, जी, होनी ही है। मैं तो उल्टा कहूँगा स्वप्निल कि अगर आपको नर्वसनेस नहीं हो रही है, तो इसके मेरे को तो ये लगेगा कि फिर शायद आप सीरियस नहीं हैं आप। बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत उत्साहित नहीं है फ़ौज में अफ़सर बनने के लिए। इसीलिए आप नर्वस नहीं जी। ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप इस एटीट्यूड से चल रहे हैं। इसका तो मैं जी, यही जी, बता जी, जी। जी, जी, जी। तो सर एक और इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी। जैसे आपने अभी तक 2500 इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपको अभी तक याद होंगे, कुछ यूनिक आपको मतलब कैंडिडेट ज़रूर मिले होंगे, तो कोई किस्से आप शेयर कर सकते हैं सर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। किस-किस के बारे में बताएँ? परंतु मैं एक बात आपसे कहता हूँ, ये इंटरव्यू का पैटर्न ऐसा है स्वप्निल, कैंडिडेट जी, की पूरी जो अंदरूनी मानसिकता है, वो शीशे की तरह साफ दिखाई देती है कि जी। आप इसको जितना कहें कि जितना चाहें कि आप छुपा लें, उतना ही ये बाहर निखर के आता है। तो एक हमारा कैंडिडेट था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो कैंडिडेट इतना अच्छा बहुत प्यारा बंदा था वो और उस बंदे की ख़ास बात ये थी कि वो मेरे ख़्याल से 24 या 25 अटेम्प्ट दे चुका था, ये उसका आखिरी अटेम्प्ट था। तो उससे कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि बताओ कुछ कहना चाहोगे? तो उसने कहा कि सर मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है, मैं इतने सारे ऑफ़िसर्स के बीच में आज बैठा हूँ, इतने यूनिफ़ॉर्म में, अगर आप मुझे एक मौका दे दें, तो मैं आपको दिखा दूँगा कि मैं भी आप ही की तरह अच्छा ऑफ़िसर बन सकता हूँ। तो हम सब हँसने लगे। हाँ। अलग बात है कि वो रिकमेंड नहीं हुआ बट ऐसे बहुत सारे दिल के बड़े अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं। एक अच्छा कैंडिडेट एक और आया था हमारे साथ कोस्ट गार्ड में, तो वो बंदे का ऑलरेडी पैकेज था 46 लैक्स पर एनम। ओके, ही वाज़ वर्किंग इन अ एमएनसी एंड आई वाज़ शॉक्ड। आई सेड, "आर यू श्योर इट इज़ 46 lakhs or it is 4,60,000?" They said, "No sir, it is 46 lakhs." मैंने कहा, "ओके ब्रेकअप बताओ तो मंथली कितना आता है?" तो जब उसने पूरा ब्रेकअप बताया, टैक्स शेड्यूल बताया तो मैं मान गया कि हाँ, ये तो है। प्लस तो मैंने कहा कि तुम जैसा इंसान जो है, वो क्यों एक ऐसी नौकरी में आना चाहेगा जहाँ पे मैक्सिमम आपको इन हैंड हो सकता है 70, 75, 80 के आस-पास ही मिले शुरू में, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। ऐसे बस मेरी तमन्ना है और बड़ी मेरी दिली ख्वाहिश है और ये मेरा 19वाँ या 20वाँ अटेम्प्ट है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यूनिफ़ॉर्म पहनना है और मुझे यही करना है। तो ओके। वो रिकमेंड हो गया। रिकमेंड होने के ओह! बाद फाइनली आई वाज़ होपिंग कि वो जॉइन करेगा
कि नहीं ज्वाइन करेगा। एंड आई वाज वेरी हाँ। कंफ्यूज्ड टिल द लास्ट मिनट कि विल ही ज्वाइन। एंड फाइनली जब हमने देखा तो ही फाइनली ज्वाइंड द अकेडमी, ही लेफ्ट दैट जॉब। तो इस तरह के जोरदार पैशन वाले लोग भी हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी नौकरी भी छोड़ देते हैं और सिर्फ इसलिए कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है इंटरव्यू लेने में, लोगों को जानने में। तो बहुत सारे किस्से हैं, है ना? ठीक है सर। इंटरव्यू में सर पीआई की फॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा जो यस, पीआई की होता है। तो आप यस। बताएंगे वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पीआई की फॉर्म, हमें किस तरह वो लिखना चाहिए हमें? हाँ, बहुत सही सवाल। पीआईक्यू क्या है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। पीआईक्यू एक तरह से समझ लीजिए कि आपका एक आपने एक अपना मिनी बायो कहते हैं ना, चाहे आप सीवी कह लीजिए, ऐसा आपने पहले ही जी। भेज दिया है। अब पीआईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको इस तरह से समझिए कि कई लोग पीआईक्यू इतना कैजुअली भरते हैं, ऐसे रनिंग लेटर में धर, 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 धर 4-5 कटिंग, यहाँ कटिंग, वहाँ कटिंग, मत कीजिए ऐसा। इससे ये पता चलता है भले आपका व्यक्तित्व कैसा हो, परंतु एक चीज़ मेरे ज़हन में जो पहली आएगी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि बंदा बहुत कैजुअल है। कैजुअल नेचर आपका दिखता है। बिकॉज़ आपको पता है कि ये पीआईक्यू आईओ के पास जाएगा, ये पीआईक्यू साइट के पास भी जाएगा। वो दोनों इसे देख के आपके बारे में एक अनुमान लगाएँगे। तो हम क्यों उसको कैजुअली लें और क्यों जल्दबाज़ी में भरें? तो पहला काम ये कीजिए, पीआईक्यू बहुत सीरियसली भरिए। सीरियसली से मेरा तात्पर्य यह है कि आप डिलिजेंटली भरिए। कोशिश कीजिए कि बोल्ड लेटर्स में भरें, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या गलत होती है स्वप्निल की? पीआईक्यू हम लोग भर देते हैं और सवाल पढ़ते ही नहीं हैं। तो जैसे कि मान लीजिए लिखा है प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, उसके नीचे भी कुछ-कुछ लिखा होता है, विथ अप्रॉक्सिमेट पॉपुलेशन, वेदर डिस्ट्रिक्ट राइट, राइट। हेडक्वार्टर और नॉट। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उन जी चीज़ों का सर। बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है कि अगर मान लीजिए कोई लड़का गाँव से उठ के आया, विलेज का लड़का है, विलेज का लड़का है, उसका एक्सपोज़र मैं उसी हिसाब से देखूँगा कि हाँ, विलेज में रहा है, तो उसका उस तरह का एक्सपोज़र रहा है। वो वहीं की जगह अगर मुझे कोई बॉम्बे से लड़का आ रहा है, उसका एक्सपोज़र मैं अलग समझूँगा। उसकी ट्रेनिंग पर्सनैलिटी की अलग हुई है, उसका ग्रोथ अलग हुआ है, विलेज वाले का ग्रोथ अलग हुआ है। विलेज वाले को कुछ अलग अपॉर्च्युनिटीज़ मिली है, इसको कुछ अलग मिली। तो विलेज वाले का मैं देखूँगा कि उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, दौड़ने-भागने वाला लड़का होगा, ग्रुप डायनामिक्स उसका जनरली अच्छा होना चाहिए एज़ कंपैरेटिवली। बट एट द सेम टाइम मैं देखूँगा कि कोई बहुत मिरेकुलस अचीवमेंट नहीं होगा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। गाँव में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता नहीं है। उसके बावजूद भी अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो मैं उसको उसके लिए पॉज़िटिव समझूँगा बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होते हुए भी उसने निकाली है कि नहीं? तो वो जी डायमेंशंस सर। सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि कहाँ से लिंग्विस्ट है, रिज़र्वेशन कैटेगरी क्या है, उससे ही पता चलता है कि अगर मान लीजिए वो रिज़र्व्ड कैटेगरी है, तो ऑब्वियसली उसकी अपब्रिंगिंग, पीछे का बैकग्राउंड, उसके बावजूद वो लड़का इतना उभर के अगर आया है, तो उसको हम पॉज़िटिव समझेंगे। ऐज क्या है बाय एंड लार्ज, मैं किस उम्र के लड़के से बात करने वाला हूँ, इसलिए ऐज लिखा होता है, मदर टंग लिखा होता है। फिर आता जी। है पेरेंट्स के बारे में कि उनकी इनकम क्या है? कई लड़कों को अपने पेरेंट्स की इनकम ही नहीं पता है। मान लीजिए फादर सरकारी नौकरी में है तो अप्रॉक्सिमेट लिख देते हैं 30,000 और अगर मैंने ब्रेकअप पूछ दिया तो उनको पता ही नहीं है कि बेसिक कितनी है, कि डीए कितना है, कि एचआरए क्या होता है, कि टीए क्या होता है। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि फादर एंड सन का कम्युनिकेशन किस लेवल पे है ओके। और में कितना इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है। इंक्लूसिव है कि सब अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, इस तरह के भी एनवायरनमेंट हो सकते हैं। मदर हुँ। जनरली हैं, होम मेकर हैं, ब्रदर क्या कर रहा है, सिस्टर क्या कर रही है, इन सब चीज़ों से फिर एकेडमिक अचीवमेंट्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स में उसके मार्क्स कैसे रहे हैं, प्रोग्रेसिव रहे हैं या डिक्लाइन पे रहे हैं। चलो डिक्लाइन पे रहे हैं, कोई बात नहीं, क्यों रहे हैं वो हम जानेंगे। परंतु एक आधारभूत संरचना उसके बारे में, उसके मस्तिष्क के बारे में हमें मिलता है। कहाँ से पढ़ा, कौन से कॉलेज में गया, घर से बाहर निकला कि नहीं या उसी गाँव में पढ़ रहा है, उसी शहर में पढ़ रहा है, डे स्कॉलर है कि बोर्डर है। अगर मान लीजिए हॉस्टल में रहने वाला लड़का है, तो उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग अलग होगी। हॉस्टल में बहुत चीज़ें आप ऐसी सीखते हैं जो अदरवाइज़ आप नहीं सीखते हैं, अगर आप घर से ही पढ़े होंगे तो। मान लीजिए किसी लड़के को स्कॉलरशिप मिले हैं, अपनी पूरी फंडिंग स्कॉलरशिप से की है,
पीएम स्कॉलरशिप मिला है, ओलंपियाड निकाले हैं, तो उस हिसाब से मेरे मन में उसके प्रति एक धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जैसे-जैसे मैं पीआईक्यू पढ़ रहा हूँ, मेरे मन में उसके प्रति एक आभास होता जा रहा है कि कैसा लड़का है कि नहीं? ओके। उसका हाइट वेट भी देखता हूँ, हाइट वेट से मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि लड़का फिज़िकली फिट है कि फिज़िकली अनफिट है, वेट ज़्यादा है, तो फिज़िकल एक्टिविटी करता है कि नहीं करता है, फिर वो क्या काम करता है, इफ ही इज़ अ वर्किंग कैंडिडेट इन्फोसिस में है, तो इन्फोसिस में फिर मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर है, इन्फोसिस में है, ऑफ कैंपस मारा होगा, मेहनत किया है लड़का, दिमाग लगाया है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मेरे को वहीं से उसका हाई लगने लगेगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस सही है, रीज़निंग एबिलिटी ठीक होगा, ये मैं एस्टिमेट्स बनाए जा रहा हूँ उसके बारे में। समझ में आ रहा है आपको? जी एनसीसी का सर, जी सर। लड़का एक्सपोज़्ड है ग्रुप डायनामिक्स में, कई और चीज़ों में और उसको ग्रुप में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाने वाला लड़का होना चाहिए, क्रिएट करने वाला। उस हिसाब से स्पोर्ट्स में किस लेवल में खेला है। जैसे गमाको कोई बच्चा है छोटे टाउन का, उसको नहीं मिला अपॉर्च्युनिटी बट खेला है छोटा-मोटा, गाँव में ही खेला है, विलेज लेवल खेला है। इट्स आल्सो इनफ। कोई मान लीजिए केवी में पढ़ा है, केवी में स्टेट, केवी में ज़ोनल खेला है, केवी में रीजनल खेला है, केवी में नेशनल तक खेला है। उसको अपॉर्च्युनिटी मिली, उसने उसको यूज़ किया, है कि नहीं? जी। तो उसके बारे में देख रहे हैं ना आप, उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसने क्या-क्या पार्टिसिपेशन किया है, डिबेट्स किए हैं, डिक्लेमेशंस किए हैं, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं, इवेंट्स किए हैं, है ना? कई बच्चे एनसीसी में नहीं होते तो एनएसएस में होते हैं, एनएसएस में बहुत कुछ किया है। पोज़ीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लिखते हैं अपने बारे में कि हम सीआर रहे हैं, हम ये रहे हैं, हम प्रीफेक्ट रहे हैं, हम फलाना रहे हैं, हम सीनियर अंडर ऑफिसर रहे हैं, मैंने रिपब्लिक डे लीड किया, ये सारी चीज़ें कितना बता देती हैं उस इंसान के बारे में। हुँ। एक नैना है, जो आपके पहले आपसे चला आया है, तो उसको जितना खूबसूरत बनाएँ, उतना अच्छा है। परंतु मेरा एक सजेशन ज़रूर आप याद रखें, जी सर। ज़रूर सच बोलें, पीआईक्यू में आप जस्ट फॉर द हेक ऑफ राइटिंग आप झूठ ना लिखें, मेरा ये मानना है। जैसे ओके। पीआईक्यू में हॉबीज़ में आप लिख दें डायरी राइटिंग तो मेरे ज़हन में ये भी आएगा कि ये लड़का बहुत अकेला सा बंदा होगा। डायरी राइटिंग क्यों कर रहा है इस ज़माने में? समझ रहे हैं ना आप? हॉबीज़ जी में अगर सर। ट्रैकिंग है, ट्रैवलिंग है, गार्डनिंग है साइक्लिंग है, मेरे ज़हन में अलग तरह की प्रतिभा उसके बारे में बन रही है। परंतु ये नहीं है कि मैं उससे ही उसका कन्क्लूज़न करने वाला हूँ। ये तो मेरा एक बैकग्राउंड मात्र है। अब जब वो बोलेगा तब उसकी डेप्थ का पता चलेगा कि हाँ, किस लेवल पे एक्चुअली बंदा है। बहुत खूबसूरत है पीआईक्यू आप ध्यान से भरें, खूबसूरत हस्ताक्षर से भरें और कोशिश करें कि आप अपनी जितनी भी छोटी-मोटी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने की हैं, जो सच में की हैं, चाहे वो छोटा से छोटा डिबेट हो स्कूल के लेवल का, चाहे बड़ा से बड़ा आपका पार्टिसिपेशन हो नेशनल लेवल का, सबको हुँ, उसमें हुँ। उतारें और सुंदर हस्ताक्षरों में उतारें और कोशिश करें कि झूठ तो बिल्कुल भी नहीं हो। जो किया है वही लिखें, परंतु ये भी सोचें कि क्या-क्या किया है, कई लोग मिस आउट कर जाते हैं। जी सर, जी सर। एक इसी से मेरा एक क्वेश्चन सर आ रहा है कि कई बच्चों ने ये मुझसे पूछा भी, मतलब जो मैंने अभी पोस्ट डाला था कि हुँ, कई बच्चे 24 साल, 25 साल, 26 साल की एज में हैं और वो जॉब नहीं कर रहे हैं अभी, वो तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं लिखते हैं उस ऑक्यूपेशन वाले सेक्शन में कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने कि भई ये जॉब नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है और उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी जो अभी जॉब कर रहा है? नहीं, नहीं, प्रेफ़रेंस नहीं दी जाएगी, तो ये गलत है प्रेफ़रेंस, परंतु हाँ, इम्पैक्ट करेगा, ज़हन में आएगा कि ये लड़का 2022 में ग्रेजुएशन किया था, 20 में ग्रेजुएशन किया था, 24 आ गया, 4 साल से तैयारी कर रहा है। तो क्या तैयारी कर जी, रहा है? अब आपसे जब बात होगी तब आप खुद बताएँगे कि सर मैंने 5 बार सीडीए जैसे कि मान लीजिए 20 में ग्रेजुएशन किया, 24 चल रहा है तो कम से कम उसको 8 सीडीएस का अटेम्प्ट मिला, 8 में से उसने 7 बार दिया मान लीजिए, 7 में से 6 बार जी। निकाल दिया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। भाई अगर वो फ़ोकस्ड है बंदा सीडीएस ही करना है मुझे, एफकेट निकाल दिया सारा, गया नहीं हुआ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। परंतु अगर सिर्फ़ आपका ध्येय है कि आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल निकाला 2 बार प्रीलिम्स हो गया, चाहे 1 बार मेंस निकाला मेरिट में नहीं आया, चाहे कोई और एग्ज़ाम निकाला जो भी वो कर रहा था। तो यू सी इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग ठीक है? तो ऑब्वियसली यू आर जी, इन्वेस्टिंग ऑल योर टाइम इन इट, तो इट यस विल सर। बी विजिबल थ्रू द रिज़ल्ट। अगर राइट, रिज़ल्ट राइट। आपके साक्ष्य हैं, अगर आप सीडीएस आपने 8 बार दिया है, 6 बार निकाला है, आपका नहीं हुआ है एसएसबी में वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है।
परंतु आपका रिटर्न में भी नहीं हुआ है और आप 4 साल से कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तब मेरे को ये ज़हन में ज़रूर आएगा कि आप बहुत केयरफ्री हैं, आप केयरलेस हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, आप फ़ोकस्ड नहीं हैं, आप डिटरमिन्ड नहीं हैं, आपका डेडिकेशन कम है। बहुत सारी चीज़ें, फिर पर्सनैलिटी एसओआर आपका डाउन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डाउन होंगी। हालाँकि ये मेरे सिर्फ़ ज़हन में अभी आ रहा है। जब मैं बात करूँगा और आप मुझे और अच्छा रीज़न से समझाएँगे कि हाँ, इसलिए नहीं हुआ, तो मैं ज़रूर मानूँगा उसको, अगर उसमें तथ्य होगा तो। कई लड़के हैं, मान लीजिए टेक्निकल इंटरव्यू वाले हैं, जिन्होंने टीजीसी में राइट मिल सर। रहा है, एसएससी टेक भी मिल रहा है, उनको एचएससी भी मान लीजिए मिल रहा है, तो उसको 6 महीने में वैसे ही 3 बार मिल रहा है एसएसबी। अगर वो मुझे कहता है राइट कि सर। सर मैं इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी 3 एसएसबी है, तो मैं बिल्कुल मानूँगा इस चीज़ को। लॉजिकल बात कर रहा है वो, जी, है कि जी, नहीं? जी। तो it gives and it makes impact, and I will definitely think what he has been doing. But suppose he had been really struggling, working hard, जैसे मेरा एक कैंडिडेट है जो अभी रिकमेंड हुआ, तो सीएपीएफ में सीपीओ में भी रिकमेंडेड था, वेटिंग फॉर द ओके, मेरिट। फिर वो ओके। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी रिकमेंड हुआ था। तो 3 साल से मेहनत बहुत कर रहा है और उसकी लगन यही है कि मैं फौज में जाऊँ, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस करके और गवर्नमेंट के अलग-अलग सेक्टर्स में जाऊँ, और उसकी तरफ वो मेहनत कर रहा है और रिज़ल्ट आ रहा है, तो ही इज़ गुड। एंड दूसरा ये भी मैं देखना चाहूँगा कि अल्टरनेट करियर प्लान क्या है? मान लीजिए आप 4 साल से सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, कभी तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे आप बोलेंगे कि अब मैं माय एज इज़ ओवर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसके बाद का प्लान क्या है? सो मतलब सर, कहने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयड रहने में दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपके एग्ज़ाम भी नहीं निकल रहे, तो दिक्कत है। और आपने समय को कैसे उपयोग किया है? समय का सदुपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अगर समय का सदुपयोग हुआ है और आपने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो इट मीन्स इट्स ओके, आपने ये डिसीज़न लिया है और आप, परंतु फिर एक और सवाल ये ज़रूर आएगा स्वप्निल कि नहीं हुआ मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेज़ में, तो आगे क्या? प्लान क्या है? तो बैकअप कुछ ना प्लान। कुछ प्लान होना चाहिए कि अब अगर नहीं हुआ तो फिर इसके बाद मैं ये करूँगा। तो वो प्लान भी कन्विंसिंग लगना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कोशिश की, नहीं हुआ, अब आपका ये प्लान है, आप उस तरफ करेंगे और कैसे करेंगे उस पे आप कन्विंस कर दीजिए आईओ को, तो ये जॉब इज़ डन। तो आप देखेंगे कई बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और रिकमेंड हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे, मेरे जी, खुद जी, का एक जी। स्टूडेंट है, मधुर, अभी ओटीए से पास आउट होने वाला है मार्च में। तो जी, वो जी। एनसीसी कैडेट था और वो मैकेनिकल इंजीनियर था और उसने कुछ नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया उसने और कहीं काम नहीं किया, एंड वो आखिरी अटेम्प्ट में अपने रिकमेंड हुआ। In ओके। 22nd attempt at the age of 24 and a half, he got recommended because he was very clear and focused कि मेरे को बस यही करना है। तो अल्टरनेटिवली उसका दूसरा प्लान ये था कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अब आई विल गो टुवर्ड्स मैनेजमेंट, एंड वो बहुत क्लियर था कि मैं ऐसे जाऊँगा, मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, उसके बाद मैं ये करूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जो रिकमेंड होते हैं। तो हाउ यू यूज़ योर टाइम एंड हाउ वेल यू ओके, ओके सर। सर एक और चीज़ इसमें आती है, जैसे इंटरव्यू का ड्यूरेशन जनरली स्टैंडर्ड 45 मिनट्स अप्रॉक्स होता है। बिल्कुल। बट सर किसी किसी केसेस में हमने देखा है कई बार इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चल जाता है और किसी केस में 20 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तो तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? मैं आपको दोनों के रीज़न समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चल गया, मान लीजिए। यस सर। तो उसका एक तो ये है कि टाइमिंग ठीक से की नहीं है लड़के ने। उसको ओके, लग रहा है कि 1.5 घंटा चला है, तो बाय एंड लार्ज वो चला होगा 1 घंटा। तो ओके। उसको थोड़ा-सा दिमाग में आ गया कि 1.5 घंटा चला है, क्योंकि उसका हाँ, वेटिंग हाँ। पीरियड भी होगा, थोड़ा बीच में, तो ही इज़ मिसमैच्ड। बट हाँ, अगर इंटरव्यू लंबा चला है, एक बात तो ज़रूर तय है कि वो जो बंदा है, इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट उसमें आया है, एंड ओके, इंटरव्यूअर इज़ वांटिंग टू नो मोर अबाउट। परंतु कभी-कभी क्या होता है, कोई ट्रेनी इंटरव्यूअर होता है, वो ओके। के पीछे एक मेन इंटरव्यूअर भी बैठा हुआ है और ये ट्रेनिंग कर रहा है। तो वो इंटरव्यू भी जनरली, अब ट्रेनिंग इंटरव्यूअर को ये इजाज़त नहीं है कि वो कट शॉर्ट करे, वो पूरा पूछता ही जाएगा, पूछता ही जाएगा। भले उसको इंटरव्यूअर जो है, वो इंटरव्यूई जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परंतु वो पूरा प्रोसेस लेगा। उसके बाद ये पीछे वाला भी पूछेगा कन्फर्म जी, जी, करने, जी। तो वो जी, भी इंटरव्यू 1 घंटा प्लस चला जाएगा जनरली, ट्रेनिंग वाला। दूसरा, ओके। अब बात होती है दूसरे वाले की जो 20 मिनट में ही कर हो गया। यहाँ पे रॉन्ग कोचिंग का बहुत बड़ा रोल आता है।
ओके। जो बच्चे पुअरली कोच्ड होते हैं, कई हम्म। अकेडमीज में बहुत पुअर कोचिंग हो रही है। पुअर कोचिंग का मतलब क्या है कि वो लोग समझा देते हैं इस तरह से कि तुम इसका जवाब ऐसे दे देना। जैसे कि मान लो सवाल है कि अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताओ। अगर मान लीजिए लड़का ये कहता है, सर आई हैव अ लार्ज फ्रेंड सर्कल, माय बेस्ट फ्रेंड इज रमेश एंड सुरेश। अब उसने क्या किया कि इंटरव्यू को खुद ही कट शॉर्ट कर दिया। ये इंटरव्यू ऐसा नहीं कि आप सवालों के जवाब दें, ये इंटरव्यू ऐसा है कि आप बोलें। समझ में आया? तो अगर मैं जी इसी सर, को जी मैं सर। अगर बोलूँ कि अगर हम कन्वर्सेशन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? सर आई एम ब्लेस्ड विद अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल सर सिंस चाइल्डहुड। I have been having a lot of friends from school days, during school days, so and so, so and so. Then, sir, when I moved to this school, I made a huge circle of friends there, this and this. In college also, I had large circle of friends, sir. In neighborhood also, sir. In NCC also, sir. And out of this, sir, if I have to choose, then I'll say कि these are my very close friends. तो ये बात हुई conversation की। और एक बात हुई कि आप कट करने में लगे हुए हैं। व्हाट इज़ योर अल्टरनेट करियर प्लान? मान लीजिए एक सवाल है जो उसका हिस्सा है सीआईक्यू का कि व्हाट आर योर अल्टरनेट करियर ऑप्शंस? तो आप सिर्फ सीधा बोल दें कि माय अल्टरनेट करियर ऑप्शन इज़ यूपीएससी। आप ही जो हैं ब्लॉक कर रहे हैं इंटरव्यूअर। ब्लॉक करना इसको कहते हैं। इंटरव्यूअर अगर ब्लॉक होगा बार-बार, 2-3 बार ब्लॉक होगा, 4 बार होगा, आपसे कोशिश करेगा बुलवाने की, बिकॉज़ ये फॉर्मेट ऐसा है स्वप्निल कि इंटरव्यूई को बोलना है। राइट सर। 90% टाइम इंटरव्यूई को बोलना है, जी, जी। 90%। ये डीआईपीआर का फॉर्मेट है। सिर्फ 10% हिस्से में इंटरव्यूअर को बोलना है। और जनरली अच्छे इंटरव्यूज में आप देखेंगे इंटरव्यूअर इंटरजेक्ट करता ही नहीं है। वो नहीं करेगा, वो नहीं चाहता है कि आपका फ्लो टूटे। जी, जी, जी। से आप बिना मतलब की बात भी कर रहे हैं तो वो नहीं ब्रेक करेगा। बिकॉज़ तभी ये इंटरव्यू साइकोलॉजिकल हो पाएगा। अगर मैंने आपका इंटरव्यू बार-बार ब्लॉक किया, मतलब इंटरव्यूअर ने ब्लॉक किया। आप जी। बोल रहे हैं मैंने रोक दिया, आप बोल रहे हैं मैंने रोक दिया। आपका ये इंटरव्यू साइकोलॉजिकल नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। आप जब अपने बारे में बात करते, 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 करते खो जाएँ अपने ही पास्ट में, तब मेरा इंटरव्यू अच्छा है। ओके। और तभी ऐसा होता है स्वप्निल कि जब लड़के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि मैं अपसाइड डाउन फील कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा अपने पास्ट के गलियारों में चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं और से आ रहे हैं। वो हाँ। अगर इस इंटरव्यू के बाद नहीं आई, तो 2 ही रीज़न है, या तो इंटरव्यूअर ने ब्लॉक किया या इंटरव्यूई ने ब्लॉक किया। तो मेरा ये मानना है इंटरव्यूई ने भी ही किया होगा। और एक और प्रोसेस होता है स्वप्निल, जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, इट इज़ कॉल्ड इमोशनल कैथारसिस। तो इमोशनल कैथारसिस में क्या होता है कि जब आप अपने बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। अब क्या हो रहा है, आप अपनी बात बोले जा रहे हैं, मेरे इतने कम नंबर आए, तो मेरे नंबर कम इसलिए आए, फिर मैंने ये किया, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे गया तो मेरे को पैसे नहीं थे, तो मैंने पापा से माँगे, तो पापा के पास भी नहीं थे, तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ा। क्या हो रहा है कि आप अपने बारे में और अपने उस पास्ट के बारे में बोले जा रहे हैं और उस समय सिर्फ आप ही अपनी आवाज़ सुन रहे हैं। तो यू आर लिस्टनिंग टू योर ओन वॉइस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन हिस्ट्री। तो क्या होता है कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उन चीज़ों के बारे में बोलते जो यहाँ तक पहले से पेंट अप थे, बट बोल नहीं पा रहे थे और आज उनको वो मिला कि आपने वो सारी बातें एक तरह से कहते हैं ना भड़ास निकाल दी। और उसमें क्या होता है कि कई लोगों के आँसू निकल, कई लोग रो पड़ते हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के फादर की डेथ हो गई, फादर से वो बच्चा बहुत क्लोज़ था, परंतु उसने कभी उनकी डेथ के बारे में किसी से बात ही नहीं की थी। नहीं करते हैं जनरली। परंतु यहाँ इंटरव्यूअर उससे बुलवा रहा है कि बताओ क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा? कितना मुश्किल था? हर बार वो वहीं जा रहा है जहाँ वो नहीं जाना चाहता है। वो भरी हुई चीज़ जब बाहर निकलती है, तो फिर वो बच्चा रो पड़ता है, तो उसके बाद उसको बहुत हल्का महसूस। तो इस प्रोसेस को हम लोग इमोशनल कैथारसिस कहते हैं। आप साइकोलॉजी में भी चेक कर सकते हैं। पेंट अप इमोशंस व्हेन दे फाइंड देयर रूट्स ओके। एंड यू फील वेरी लाइट आपको फीलिंग होती है बिकॉज़ वो भरी हुई चीज़ें जब या किसी गर्लफ्रेंड ने आपका दिल तोड़ दिया और आप अब किसको बताएँ कि कहाँ वो दर्द छुपा बैठा है। बट इंटरव्यू लगा हुआ है और इंटरव्यूअर इतने टेक्निकली पूछते हैं कि आप उस अवस्था में रहते हैं एक्चुअली आप उस सबकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं कि आपको कोई ख़्याल ही नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं।
कई इंटरव्यूअर जो हैं, कई इंटरव्यूअर बाहर आके ये भी बोलेंगे स्वप्निल कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या बोला। क्योंकि वो उस कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से बोल ही नहीं रहे थे, तो उनको खुद ही नहीं याद रहता कि क्या बोला है। उनको बस ये याद रहेगा कि उन्होंने मेरे से इज़राइल हमास पूछा था, उन्होंने मेरे से ये चीज़ें याद रहेंगी, वो ऐसे कॉन्शियस स्टेट से आ रही हैं। तो उनको अपने बारे में कितनी बातें हुई हैं उनसे, उनको नहीं याद है। जी सर, जी। ये और इसीलिए कभी-कभी लोग कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे चला। वो 1.5 घंटे चलने का भी मुख्य कारण ये है कि वो कॉन्शियस स्टेट में था नहीं बंदा। तो उसका टाइम एंड स्पेस थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है उस समय। ओके। बहुत खूबसूरत टेक्निक है, इसको आप धोखा नहीं दे सकते, एक चीज़ समझ लीजिए। जी, जी। तो हाँ, जैसे अभी आपने वाला पॉइंट छेड़ा अभी एक जनरली क्या होता है कई कैंडिडेट जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह का क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वो हो जाते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं और क्योंकि मतलब वो बताना नहीं चाहते ये चीज़ कई बार कैंडिडेट छुपाते हैं तो आपका क्या कहना है इस बारे में क्या उन्हें छुपाना नहीं चाहिए? नहीं क्यों छुपाना? गर्लफ्रेंड होने में क्या बुराई है बताइए? अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड जी, है जी। तो भी अच्छी बात है, परंतु दूसरा पहलू भी सही है कि अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो जनरली गर्लफ्रेंड नहीं है का रीज़न ये होता है कि सर मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बट सच्चाई तो यही है कि मिली ही नहीं भई अभी तक क्या करें? ठीक है, नहीं मिली तो फिर मिल जाएगी, तो वो आशान्वित रहना चाहिए कि सर अभी तक तो हुआ नहीं, आगे शायद हो जाएगा। तो हाँ, जो भी हाँ। सच है अब आप कोई लड़का इंटरव्यू दे रहा है और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड है तब इंटरव्यू थोड़ा चौंक जाएगा, अब गड़बड़ाएगा मामला। अब वो बहुत सारा सवाल पूछेगा, तब तक गर्लफ्रेंड है तब तक तो मुझे नहीं लगता हाँ, शायद। हाँ, हाँ। हाँ जी, ठीक है। तो तो वैसे सर हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का अपना-अपना अलग तरीका होता है। कई मतलब बहुत आराम से पोलाइटली पूरा इंटरव्यू लिए आते हैं। कुछ बीच में थोड़ा ग्रिल करते हैं, थोड़ा गुस्से में भी बिहेव करते हैं। आपका क्या टेक्निक है सर? आप कैसे करते हैं? टेक्नीक तो वही है पोलाइट वाला, जो डीआईपीआर ने सिखाया है। जी, जी, जी। इंटरव्यू में तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। गुस्सा आएगा तो क्या होगा वो सामने वाला डर जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर कभी भी यूनिफॉर्म पहन के इंटरव्यू नहीं लेंगे। वो नहीं चाहते राइट। हैं कि सामने वाला बंदा इंटिमिडेट हो। टेक्निक तो वही है, परंतु अब आपका सवाल ये है कि गुस्सा क्यों करते हैं? वही मैंने जो बताया रॉन्ग कोचिंग, पुअर कोचिंग, हुँ, हुँ। वो पुअर कोचिंग हो गई है, वो ब्लॉक किए जा रहा है तो गुस्सा आ गया इंटरव्यूअर को भी। ओपन ही नहीं हो रहा है लड़का, तो वो सोचता है कि अच्छा। चलो मैं थोड़ा डरा के देखता हूँ शायद ओपन हो जाए। वो काम करता है, इट वर्क्स, समटाइम्स इट वर्क्स। ओके। तो कोशिश उसकी वही है, जनरली कोई इंटरव्यूअर कभी गुस्सा नहीं करेगा, हुँ, हुँ। कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा करवा रहा है उसको, इंटरव्यू ही करवा रहा है, क्योंकि उसको किसी अलग जगह से गलत समय समझ दे दी गई है कि तुम जो है प्रिपेयर्ड आंसर करो। प्रिपेयर्ड आंसर लेके मत जाइए, जी, जी। ब्लॉक मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स नहीं है तो आप आंसर्स क्यों फिक्स कर रहे हैं? वही बात हो गई कि आप काऊ का एस्से है और टीचर पे लिख रहे हैं कि माय टीचर हैज़ 4 लेग्स। तो ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन वेरिएबल है ना। आप जी सर। मत ऐड कीजिए अपने आप को, कोई आंसर मत ज़हन में लाइए। आप बस अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए और अपने आप से खूब मोहब्बत कीजिए। आपका इंटरव्यू नेचुरली बहुत अच्छा, आपका अपना कम्फर्ट ज़ोन विथ योरसेल्फ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, जी, जी। ठीक है? जी सर। सर एक ये भी मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे इंटरव्यू में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है? हमारा जीके कितना सही होना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जो फॉर्मेट है डीआईपीआर, उसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज एंड में पूछा जाता है, एंड में। एंड में राइट। मतलब हॉबीज़ के बाद मतलब समझ लीजिए कि 40 मिनट इंटरव्यू चला है तो लास्ट के 2 मिनट। उसका सिग्निफिकेंस उसी से आप समझ जाइए कि आपका तब तक पर्सनैलिटी का इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट हो चुका है। हुँ। आपका मेजर इवैल्यूएशन हो चुका है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? जनरल अवेयरनेस। उसका उतना ही महत्व है। किस ओएलक्यू से लिंक कर सकते हैं हम जनरल अवेयरनेस को? जनरली रीज़निंग एबिलिटी से लिंक कर सकते हैं। आपका इंक्विजिटिवनेस कितना है? आप सराउंडिंग्स में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं? आप इंटेलेक्चुअली अवेयर हैं, नहीं अवेयर हैं? जैसे मान लीजिए कोई लड़का एनडीए की तैयारी कर रहा है, एनडीए स्टूडेंट है, एनडीए के एंट्री के लिए आया है। वो आईआईटी की तैयारी कर रहा होगा जनरली, मान जी लीजिए। सर।
मैं उससे नहीं एक्सपेक्ट करूंगा बहुत ज्यादा कि उसको पता होना चाहिए, बिकॉज ही डजंट हैव टाइम। गेटिंग अ पॉइंट? राइट। टाइम का है, वो राइट। आईआईटी की तैयारी में लगा हुआ है, यस ही सर। डजंट टाइम फॉर दैट। एट द सेम टाइम कोई लड़का हमने देखा कि मान लीजिए 2-3 साल से सिर्फ इसी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, अल्टरनेटिवली यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, मान लीजिए, मेरा उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो जी it सर। varies from person to person. It has a role to play on certain OLQs. But I'm telling you, by the time you come to that level, you're already 90% of 95% of your interview is done. ओके। So you can make out from there. ओके ओके। तो लास्ट में तो सर हमसे ये भी पूछा जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस। इसमें भी कैंडिडेट कई बार फंस जाते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं बता पाते हैं। तो कैसे हम इसे डिटरमाइन करें सर, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है? आप क्या राय देंगे सर? लास्ट में तो नहीं, बट समवेयर इन द मिडल ये सवाल जरूर आ सकता है CIQ 1 में, और वो अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे कि आप इतनी बार गए हैं SSB में, आपको क्या लगता है, आपको क्यों नहीं हो रहा है? एक तरह जी। से स्ट्रेंथ वीकनेस पे ही सवाल है। हाँ जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इंटरव्यूअर का? ही वांट्स टू नो योर इनसाइट। ओके। इनसाइट आपकी कैसी है, आप अपने बारे में कितना जानते? योर इनसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो योर सेल्फ कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर योर वीक एरियाज? कि अगर आपको पता होगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तभी तो आप उसको और पॉलिश करेंगे। आपको पता होगा कि ये मेरी वीकनेस है, तभी तो आप उस पे काम करेंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो आप कैसे काम करें? इनसाइट बहुत जरूरी है, और बहुत कम लोगों को इनसाइट रहती है। बेसिकली SDT जो साइकोलॉजिस्ट लेते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो राइट। इनसाइट का ही टेस्ट है। जी। तो हम लोग तो रिकमेंडेशन में भी लिखते हैं द कैंडिडेट हैज अ गुड इनसाइट, बिकॉज वंस यू नो your weaknesses, your strength, your personality, and your gray areas, then only you will work. If you don't know, suppose you're preparing for CDS and you're saying कि सर 4 बार से दे रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ, रिटर्न में नहीं हुआ, मान लो, तो सवाल बनता है कि भैया तुमको पता भी है कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, और अगर मान लो तुम्हें पता है कि मेरा इस सेक्शन में नहीं हुआ, तो तुमने उस सेक्शन के लिए क्या किया? गेटिंग अ पॉइंट? यस सर, गेटिंग। तो हैविंग दैट नॉलेज अबाउट योरसेल्फ इज वेरी वेरी एसेंशियल। SDT जो होता है, कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आपका SD होता है, तो मैं आपको जी। क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका SD इंटरव्यूअर के पास नहीं होता है, आपका PIQ जरूर हाँ। साइक के पास होता है। ये चीज समझिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ? सर कैसे कोई कैंडिडेट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानेगा? आप कुछ टिप्स देंगे सर इसके अपने आप बारे में? से मोहब्बत, अपने आप से जोरदार मोहब्बत। आपको अपना फैन बनना पड़ेगा। आप अगर अपना फैन नहीं बनेंगे ना, अगर आप अपने से दिल से मोहब्बत नहीं करेंगे, आपकी SSB की तैयारी शुरू नहीं होगी। मुख्य अवरोध यही है, मुख्य जो समझ लीजिए कि मार्ग में जो गतिरोध है, वो यही है कि आप हम्म। अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि आपका बार-बार रिकमेंडेशन नहीं हो रहा। आप एक बार अपने आप से मोहब्बत करेंगे ना, तो आपको अपने गुण, अपने दोष, अपनी शक्तियाँ, अपनी विषमताएँ, अपनी वीकनेसेस, अपनी हॉबीज, आपको कहीं किसी सवाल में दिक्कत होगी ही नहीं। आपका अपना कंफर्ट जोन अगर अपने लिए डेवलप हो गया, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, बार बार हम लोग जो बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग द प्रेजेंट, वो उसकी शुरुआत भी इसी शब्द से होती है कि हाउ मच यू लव योरसेल्फ। इफ यू लव योरसेल्फ, यू एंजॉय द, and then you enjoy everything around you, and then you enjoy whatever you are, and then you enjoy that yes, you are giving exams and failing, you're not as comfortable about it. So your comfort zone starts from that very point. आप इस चीज को अगर अचीव कर लेंगे, तो आप मेरे ख्याल से बहुत बदलाव आपको दिखाई देंगे, आपको खुद भी महसूस होंगे, और आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो, कोई तीन तीन टिप्स देंगे कि हमारा इंटरव्यू जो है वो अच्छा जाए, कैंडिडेट इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे और उसका इंटरव्यू अच्छा जाए, कोई तीन टिप्स?
पहली टिप तो मैंने 2-3 बार दे ही दी है, खूब अपने आप से मोहब्बत कीजिए और आप जो भी हैं, आप हैं। और आप अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे और अगर आप अपनी ट्रुथ से और अपनी सच्चाई से खुद ही भागते रहेंगे, तो ये आपके सवाल पीछे-पीछे भागते रहेंगे। तो लव योरसेल्फ द वे यू आर एंड द वे यू हैव बिकम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भविष्य में अच्छी चीज़ों की आकांक्षा करें और आप कोशिश करें कि यू मेक योर लाइफ बेटर, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि यू बिकम वेरी कंफर्टेबल विथ योर पास्ट एंड यू एन्जॉय द प्रेज़ेंट। उससे क्या होगा, आप जो ये तैयारी कर रहे हैं, ये फ़ेज़ में भी आप बहुत पॉज़िटिवली बिहेव करेंगे और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और दूसरा ये होगा कि पास्ट विल नॉट हॉन्ट यू, इट शुड नॉट हॉन्ट यू। आई एम टेलिंग यू, यू डिड व्हाट यू कुड, नाउ यू डू व्हाट यू कैन। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि अपने आप को इंटेलेक्चुअली अवेयर कीजिए, आप मूर्ख की तरह वहाँ मत बैठिए। यू शुड बी अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। So, what all things you are coming across, try to find the reason behind it. Suppose there is a farm issue going on. There is a demand for MSP to be guaranteed. So, is it feasible? What are the economic implications? What is the government side? What is their side? What is the truth? And what is your opinion on it? तो आप जितना अपने आप को इंक्विजिटिव बनाएंगे, जितना चीजों को जानने की चेष्टा करेंगे, उतना ही अच्छा है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, यूनिलैटरल लव मत कीजिए कि मुझे सिर्फ फोर्सेज में ही जाना है और नहीं जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ये एटीट्यूड, एक दीवाने की तरह प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक बहुत सॉलिड प्लान बी होना चाहिए, जो प्लान ए के जैसा ही हो सकता है, जैसे कि सीजीएल हो सकता है, जैसे कि इसी तरह का समकक्ष कोई और एग्ज़ाम हो सकता है और आपका उसके प्रति भी डिवोशन जोरदार होना चाहिए और वो दिखना चाहिए आपके रिज़ल्ट्स में भी। तो ये 3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। लव योरसेल्फ, बी इंटेलेक्चुअली अवेयर, नो अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू एंड हैव अ वेरी सॉलिड एंड concrete plan B on which you are working diligently. 3 things will definitely help you. ओके सर, नाइस। अब सर 3 चीज़ ये भी बता दीजिए जो नहीं करनी चाहिए, जो अवॉइड करनी चाहिए हमें ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपने जनरली बहुत सारे कैंडिडेट को गलत करते देखा होगा कुछ, कोई 3 बड़ी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए? 3 बड़ी मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए, झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, झूठ बोलते ही क्या होगा, सेल्फ लव खत्म। पहला पॉइंट ही आउट हो गया, सच बोलिए, तो सच बोलिए। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि ये कन्वर्सेशन है, तो इसीलिए आप प्रिपेयर्ड आंसर्स मत बनाइए। क्या होगा कि कन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जाएगा आपको नहीं पता है, तो आप अंडर प्रेशर रहेंगे। यानी मेरे को ये वाला आंसर भी तो देना है, मुझे ये भी तो कहीं न कहीं से बोलना है, परंतु इंटरव्यूअर को तो जानना ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इंटरव्यूअर कभी भी सीआईक्यू में ये नहीं पूछता है कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स? वो पूछता है सब्जेक्ट्स दैट यू चूज़ आफ्टर क्लास 10th। वो नहीं पूछ रहा है आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बट आपको कहीं न कहीं से गलत वो मिल गया है कि फेवरेट सब्जेक्ट तुम तैयार कर लो। क्यों तैयार कर लो जब वो सवाल का हिस्सा ही नहीं है? ऐसे आप कैसे तैयार क्या-क्या चीज़ें तैयार करेंगे? मान लीजिए आप बोल दीजिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स है। बिना मतलब में आपका इंटरव्यू फिज़िक्स में घुस जाएगा। बिना जी, जी, जी। मतलब का हो, तो कुछ आप ज़बरदस्ती का प्रिपेयर्ड आंसर्स लेके मत जाइए। और तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि आप नेचुरल इंटरव्यू दीजिए, ब्लॉक मत कीजिए। मेरी ये सलाह मानिए, खुल के बात कीजिए। आपके अंदर की जो खूबसूरती है वो तभी दिखेगी जब आप खुल के बात करेंगे। जितना आप इसको गार्ड करेंगे, जितना आप इसको क्लोज़ करेंगे अपने अनकॉन्शियस को, अपने हार्ट को, उतना इंटरव्यू आपका डिफ़िकल्ट होगा, उतना इंटरव्यूअर आप में डिसइंटरेस्टेड होगा और दैट विल बी वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई योर इंटरव्यू इज़ कट शॉर्ट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स में ही विल से थैंक यू, जय हिंद। बिकॉज़ ये इंटरव्यू आपके लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है वो इंटरव्यूअर के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। आपकी करियर और लाइफ़ का सवाल है और उसके सिर्फ़ एक इंटरव्यू का सवाल है, उसके लिए एक और कैंडिडेट आगे वेट कर रहा है। तो आपको इस महत्व को समझना पड़ेगा। तो आई थिंक जी। दैट्स मोर देन इनफ। सो कुछ सर ऑडियंस के क्वेश्चन है, क्या मैं वो चाहे पूछ आपकी सकता हूँ सर अभी आपसे? हाँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। कोई मिस्टर फैक्ट नाम से लड़का है, इसने यहाँ पे लिखा है, डू इंटरव्यूइंग ऑफिसर वांट वांट अ क्लेवर कैंडिडेट और इनोसेंट?
क्लेवर और इनोसेंट। क्लेवर का मतलब क्या, वो नेगेटिव वाला क्लेवर, मतलब स्ट्रीट चालाक स्मार्ट टाइप। क्लेवर? नहीं, देखिए, स्ट्रीट स्मार्ट तो बनना है, एट द सेम टाइम आपको इनोसेंट भी तो नहीं बनना है ना। आपको बहुत एक, यू शुड बी अ वेरी कॉन्शियसली अवेयर काइंड ऑफ अ पर्सन। So one who is, consciously aware, one who is genuinely enlightened, one who is, genuinely concerned about him, about his family, about his society, about his nation, one who is, who can, take decisions if required, and one who can, say no if required. So it is neither clever, I'll say. You need not to be, street smart kind of a clever, no. And at the same time, you should not be an innocent kind of a person. You should be a knowledgeable person with courage of conviction and with the ability to, take decisions at the right moment if required. सर इट वाज ऑनर होस्टिंग यू सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत Thank, कुछ जानने को मिला। थैंक यू फॉर कमिंग। thank you so much for giving me this platform to talk about ideas, and it was great talking to you. Thank you so much. और ऑडियंस जो भी सर के साथ कनेक्ट करना चाहती है, मैं सर की इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब जो चैनल है उसका लिंक नीचे कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। Thank you, Swapnil. Jai थैंक यू Hind, सर, bye थैंक यू सो मच। bye, Jai थैंक यू सो Hind. मच। जय हिंद सर।